मोटिवेशन क्या है? किसी भी पर्सन का उसके गोल को अचीव करने की तरफ उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी एनर्जी लेवल क्या है, डायरेक्शन, परसिस्टेंस। एनर्जी क्या कि उसकी जो कोशिश है अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो कितनी इंटेंस है, वो कोशिश कितनी एक्टिवली कर रहा है। डायरेक्शन पे क्या वो अपने मंजिल की तरफ डायरेक्टेड है या उससे डाइवर्ट हो रहा है। परसिस्टेंस के एक हर्डल आने के बाद या एक फेलियर के बाद क्या वो कंटिन्यूटी छोड़ देता है अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। ये तीन चीजें तय करती हैं कि आपका ओवरऑल मोटिवेशन लेवल हाई है या लो है। तो मोटिवेशन क्या है कि इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड अ सिचुएशन। अब सिचुएशन क्या होगी, डेफिनेटली उसको जो भी सर्कमस्टांसेस फील करना फेस करना पड़ रहे हैं, किस वजह से, उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अर्ली थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की बात करते हैं तो इसमें तीन थ्योरीज आती हैं आपकी। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। अब जब पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो वो जस्ट ये भी कह सकते हैं कि मैस्लो की थ्योरी बताएं मोटिवेशन की, या वो ये कह सकते हैं हायरार्की ऑफ नीड की थ्योरी बताएं। वो जिस तरह से भी पूछें तो आपको पता होना चाहिए जहाँ भी हायरार्की की बात हो रही है नीड्स की, तो वो मैस्लो की थ्योरी है। फिर इसी तरह थ्योरी एक्स थ्योरी वाई अलग से पूछ लेते हैं, नाम से पूछ लेते हैं, टू फैक्टर थ्योरी, हर्ट्ज थ्योरी, इस तरह से वो आपको डिफरेंटली पूछ लेते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड। ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है की पॉइंट्स, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से शुरू करता हूँ, आपको समझ आ जाए। ये 5 स्टेप है हिरारकी। हिरारकी बोलते हैं एक डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को बयां करना। इसको सिर्फ इतना ज़रूर याद रखना, ये टॉप टू बॉटम नहीं है, ये बॉटम टू टॉप है, नीचे से ऊपर की तरफ। पहले दो जो स्टेप हैं साइकोलॉजिकल सेफ्टी, ये एक्सटर्नल है। और उससे आगे जो 3 स्टेप हैं सोशल अस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये इंटरनल है, एक पर्सन के इंटरनल। और अब आप इसको ये कैटेगराइज कर लें कि जो लोअर है इसका पहले 2 स्टेप, और जो अपर 3 लोअर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेट है, एक्सटर्नल नीड है उसकी। और जो अपर 3 है वो इसकी इंटरनल नीड है। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लें कि बीइंग अ ह्यूमन, ये कॉमन पर्सन की बात हो रही है, मेरी और आपकी। अगर हम ये फर्स्ट स्टेज पे खड़े रहते हैं, हमारी नीड्स पूरी नहीं होती, तो हम कभी भी सेकंड स्टेज पे मूव नहीं करेंगे। और अगर हम सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं, सेफ्टी फुलफिल हो जाती है नीड, तो हम ऊपर चले जाएंगे और एट द एंड आप फाइनल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आ जाएंगे। इनको फर्दर अलग अलग एलेबोरेट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला जी आपका साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है? एक इंसान अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए दिन रात कोशा होता है, जिसमें आपका हंगर आता है, भूख, थर्स्ट आती है, प्यास, सेक्स आता है आपका। सेक्स को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप मैरिज लाइफ में ले जाएं। ये नीड्स जब तक आपकी पूरी नहीं होंगी, आप मेंटली फिजिकली कभी भी एनर्जाइज नहीं होंगे। सेकंड स्टेप। अब अगर आप देखें कि एक इंसान भूखा है या प्यासा है, वो उसका सारे दिन की एफर्ट, एनर्जी, मोटिवेशन इन दो चीज़ों को हासिल करने में है। और अगर वो भूख प्यास उसकी पूरी हो जाती है, और थर्ड स्टेप पे वो क्या करेगा कि उसकी मैरिज लाइफ और सेक्स नीड जो कि साइकोलॉजिकल नीड है, वो अपनी पूरी करेगा। जब वो ये तीनों उसकी नीड्स पूरी हो जाएंगी, तो अब वेट कीजिएगा, मुझे एक कॉल लेना है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी।
ये फर्स्ट स्टेज पे उसकी भूख प्यास और उसकी ये शादी की ज़रूरत पूरी होगी, जिसको इस साइकोलॉजिकल टर्म्स में यहाँ पे वो सेक्स के नाम से मेंशन करता है। तो आप मूव अप हो जाते हैं, सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं सेफ्टी। जब आप सेफ्टी पे आते हैं तो आपकी तमाम तर मोटिवेशन और आपकी कोशिश होती है किस तरफ, कि आप अपने लिए एक घर हो आपका, और आपकी लाइफ जो सी है वो सिक्योर हो, आपके जो से हैं राइट्स हो बाय द गवर्नमेंट, आप उस पर बात करते हो। यही वजह है कि पुअर लेवल के लोग जो फाइनेंशियली वीक हैं, वो कभी भी अपनी राइट्स पे बात नहीं करते। मतलब वो ये बात नहीं करेंगे कि जी हमें राइट ऑफ स्पीच होना चाहिए, हम जो चाहें जिसके बारे में कह सकते हैं। राइट ऑफ एफिलेशन होना चाहिए, हम जिससे चाहें अपनी एफिलेशन रख सकते हैं। हम राइट ऑफ मूवमेंट होना चाहिए, घूमने फिरने, ये बेसिक राइट्स हैं। आर्टिकल आई थिंक 17 है बेसिक ह्यूमन राइट्स। तो ये राइट्स की बात नहीं करेंगे, क्यों? उनकी तो जिंदगी सारी भूख प्यास और फिर मैरिज की तरफ उसका ध्यान लगा हुआ है। हाँ, अगर यहाँ से वो क्लियर हो जाता है तो फिर वो इन चीज़ों पे बात करेगा। उसका घर हो, उसकी जान माल की हिफाजत हो, सिक्योरिटी हो, गवर्नमेंट की तरफ से उसके जो राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड मिले। अब जब ये चीज़ें भी जिस कौम की या जिन लोगों की या जिस सोसाइटी की पूरी हो जाती हैं, तो वो मेंटली ऊपर आ जाता है थर्ड स्टेज पे, सोशल पे। जहाँ पे वो क्या करता है, वो अपनी कोशिश सारी, मोटिवेशन सारी, उसके गोल्स क्या होंगे कि उसका सोशल जो सा सर्कल वो बड़ा हो, लोगों के साथ वो मिले, ग्रुप्स बनाए, या वो मजहबी तंजीमों के अंदर हिस्सा ले, या फिर वो सियासी तंजीमों के अंदर हिस्सा ले, वो काउंसलर हो या चेयरमैन हो या एमएनए एमपीए, इन चीज़ों की एक्टिविटी सियासी एक्टिविटीज़ में आए या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आए। वो एक रिलीजियस उसकी जो सी भी होगी, तहरीक हो या फिर कोई रिलीजियस पार्टी हो, उसका हिस्सा बने। इन चीज़ों पे वो टाइम लगाएगा, ग्रुप्स बनाएगा, सोशल गैदरिंग करेगा, अपनी पीआर बनाएगा, खाने खाएगा, साथ लोगों के घूमेगा फिरेगा। क्यों? उसकी भूख प्यास, उसकी शादी हो चुकी, उसकी घर बार और उसको राइट्स पूरे मिल रहे हैं। इस वजह से वो मेंटली उसके गोल चेंज हो गए हैं, उसकी मोटिवेशन अपनी सोशल एफिलेशन पे आ गई है, सोशल बिलोंगनेस पे आ गई है, कि उसका उसका दायरा कार बड़ा हो, लोगों से रवाबित ज़्यादा हो, पीआर ज़्यादा हो। अब जब ये चीज़ पूरी हो जाती है इंसान की, इस स्टेज से भी वो निकल जाता है। ये नीड्स है, ये नीड पूरी होगी तो वो एक ऊपर की तरफ अगले स्टेप पे आ जाता है, जिसको बोलते हैं अस्टीम, सेल्फ अस्टीम। अब यहाँ पर उसकी सारी जिंदगी का मकसद ये होगा कि लोग उसे रिकग्नाइज करें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का वो हिस्सा हो। चाहे घर में कोई फैसले होते हैं किसी तरह से भी, तो उसकी राय ली जाए, वो खुद को अप लेवल पे ले आएगा। मोहल्ले में, बरादरी में, कहीं पे भी कोई मसले मसाइल होते हैं तो लोग उससे मशवरा लें, वो लोगों के दरमियान फैसले करें, उसकी जो सी है एक रिकग्निशन हो माशरे में। ये होती है सेल्फ एस्टीम, कि लोग उसे प्रेज करें। वो कब पहुंचेगा यहाँ पे, जब ये नीचे वाले तीन नीड्स उसकी पूरी हो चुकी होंगी। फिर अपने इर्द गिर्द देखते रहो इस टाइम, अपनी लाइफ में, अपनी सराउंडिंग में, गली मोहल्ले में, रिलेटिव में, अपने घर में, कि कोई भी शख्स अगर यहाँ साइकोलॉजिकल नीड्स पे फंसा हुआ है तो वो ऊपर की तरफ सोचता भी नहीं। सेफ्टी की तरफ फंसा हुआ है तो सोशल की तरफ नहीं। सेफ्टी क्लियर है तो वो सोशली बड़ा एक्टिव होता है। अब वो सोशली एक्टिव हो जाए तो उसकी ऑटोमेटिकली ये सेल्फ स्टीम आ जाती है, लोग वैसे ही उसे रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, लोग वैसे ही उससे अपने डिस्प्यूट लेके जाते हैं उससे डिसीजन करवाने के लिए। अब जब सेल्फ स्टीम भी पूरी हो जाती है तो वो फाइनल स्टेज जो एक ह्यूमन की लाइफ सर्कल में आती है, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाई टॉप स्टेज है नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैस्लो ने बताई। इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अब क्या होगा कि वो नीचे से खाना पीना, पैसा, सोशल, सेल्फ एस्टीम, हर चीज पूरी। अब वो बंदा कहेगा यार कि मेरी मुआशरे में एक नाम हो,
माशरे में मेरा एक नाम हो, मैं कुछ चेंज लेके आऊं, इनकलाब लेके आऊं, मैं कुछ क्रिएटिविटी करूं, कुछ मैं ऐसा करूं जिससे दुनिया तो अगर ना बदल सके उसका माशरा बदल जाए। मीनिंगफुलनेस, ये लीडर्स पहुंचते हैं यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, जिनकी तमाम ज़रूरियात पूरी होती हैं, नीचे स्टेजेस क्लियर करके आते हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे इनकलाब की बातें वो लोग कर रहे होते हैं, वो कोई माशरे में बड़ा चेंज इनोवेशन लाना चाह रहे होते हैं, वो क्रिएटिविटी लेके आते हैं, जिद्दत लेके आते हैं, या उनकी सारी एनर्जी, सारी मोटिवेशन एक ऐसे ख़ास मकसद के लिए होगी जो वो समझते हैं ये मीनिंगफुलनेस है। तो आप इसको बड़ा अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, अपने माइंड में ये 5 स्टेजेस रखें, इनके मतलब अपने जहन में रखें, और फिर आप देखें अपने इलाके में, गली मोहल्ले में, अपने कंट्री में, दुनिया में लोगों को कि यार ये बंदा जो है ना, ये मुझे लगता है कि अब ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच चुका है, ये सेल्फ एस्टीम वाली स्टेज पे पहुंच चुका है, ये सोशल बिलोंगनेस या एफिलिएशन थर्ड स्टेज पे पहुंच चुका है, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली स्टेज पे अभी बंदा पहुंच रहा है। और आपको अनफॉर्चुनेटली जब आप ये एनालाइज करेंगे तो पाकिस्तान में आपको नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम पॉपुलेशन का हिस्सा बेचारा फर्स्ट स्टेज पे ही नजर आएगा, जो इधर ही घूम रहा है, पहली स्टेज पे ही, खाना पीना सेक्स, ये बस इधर घूम रहा है, इसके अलावा उसको और कुछ नहीं है उसके माइंड में करने। यही वजह है कि हम अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं, जिन कंट्री की भूख प्यास, उनकी ये ज़रूरियात पूरी होने, वो आगे ऊपर आती जाती हैं, और जो डेवलप कंट्री हैं उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो सी है वो ऑलमोस्ट सोशल थर्ड स्टेज पे या फोर्थ स्टेज पे होती हैं। तो वो तरक्की याफ्ता मुल्क इसलिए होते हैं। हमारे यहाँ तो खाना पीना नहीं पूरा, खाना पीना नहीं पूरा हो रहा, तो शादी के मसाइल हैं। शादी के मसाइल क्या हैं कि जी वो शादी के लिए जहेज इकट्ठा करना है, 5 साल 10 साल का अरसा पड़ा हुआ है, या फिर जो लड़का है उसने कोई अच्छी जॉब करनी है, पैसे जोड़ने हैं, तरक्की करनी है, और फिर कहीं जाके 30 35 साल में जाके उसको अच्छा रिश्ता मिलेगा, क्योंकि आपको तो अच्छे रिश्ते की मकसद ही ये है कि दौलत, अगर अच्छा रिश्ता लड़की का है तो उसका मतलब क्या है, कॉमन है भाई, झूठ नहीं बोलते, एक रियलिटी है। अच्छे रिश्ते से मुराद लड़की के घर से अच्छा जहेज आए, और लड़के की फाइनेंशियल पोजीशन अगर कहीं जिंदगी में वीक हो तो सपोर्ट भी मिले। ये एक माइंडसेट है हम लोगों का, हमारे गंदे माशरे का ये माइंडसेट है। और फिर इसमें ये नहीं है कि सिर्फ लड़कों का ये माइंडसेट है, लड़कियों का क्या माइंडसेट है, कोई बैंक बैलेंस हो जी, गाड़ी हो, बंगला हो, ये माइंडसेट। अब वो इंसान चाहे कितने घटिया हो, उसको मारे जो मर्जी करे, और वो उसके माइंडसेट्स ये हैं आप लोगों के, इस वजह से आप लोग फौरन सर ने उठाइया, फौरन उठाइया सर ने रुका ये ना एक नमूना अल्लाह ताला ने आप लोगों को दिया है, शयांग नाम का, तो उसको हमने म्यूट कर दिया। और भाई आपने अनम्यूट किया हुआ और बीच में लगे हुए हो यार, क्या करते हो शयांग, अजीब ही बंदे हो सीरियसली। अच्छा जी आगे देखिए, अर्ली थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में सेकंड थ्योरी आती है, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। इस पहली वाली क्लियर है अभी आपको? यस सर। अच्छा जी, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की बात करते हैं कि आप कैटेगराइज कर लेते हो लोगों को दो हिस्सों में। एक हिस्से को आप कैटेगराइज कर लेते हो कि यार ये लोग जो से है ना ये थ्योरी एक्स में आते हैं, यार ये लोग ना बाकी के थ्योरी वाई में आते हैं। अपनी क्लास में भी अगर आप देखें, आप ऑब्जर्व करें, तो थ्योरी एक्स वाले लोग ऐसे होंगे जो मोटिवेशन लेवल उनका बहुत डाउन होगा। क्यों? उनकी कोई एम्बिशन नहीं है, वो ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, वो इररिस्पॉन्सिबल हैं, उनको उनको मतलब हमेशा गाइडलाइन की ज़रूरत है, हाथ पकड़ के चलाने वाला चाहिए उनको। ऐसे तमाम लोग आएंगे थ्योरी एक्स में।
और थ्योरी वाई वाले कौन से होते हैं? वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, उन्होंने गोल सेट किए होते हैं, वो कहीं पहुंचना चाहते हैं और वो हार्ड वर्क करते हैं और एक्यूरेट करते हैं काम। तो अगर आपकी कोई कंपनी है उसमें 20 30 40 50 लोग हैं, तो आपने ये देखना है कि यार थ्योरी एक्स वाले कौन है, थ्योरी वाई वाले कौन है। वो इस वजह से नहीं कि थ्योरी एक्स वालों को उठा के बाहर फेंक देना, नहीं, वो इस वजह से कि थ्योरी वाई वाले तो चलो ब्रिलियंट लोग हैं, सेल्फ डायरेक्टेड हैं, एम्बिशियस हैं, वो खुद से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब आपको पता चल जाएगा ये 5-10 लोग थ्योरी एक्स में आते हैं जो कि जिनको हमेशा फीडर बना के देना है आपने, तो उन्होंने दूध पीना है, वैसे नहीं पीना। तो उन पे फिर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, टाइम देते हो, फिर उनको मोटिवेट करते हो। मोटिवेट कैसे करते हो, कौन सी चीज़ों से मोटिवेट किया जाता है, वो आगे चल के मज़ीद डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आप किसी की पे बढ़ा के उसे मोटिवेट कर सकते हैं, आप किसी को टाइम दे के उसे मोटिवेट कर सकते हैं, रिकग्निशन दे के मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेज करके मोटिवेशन उसको दे सकते हैं, उसकी तारीफ करके, इस तरह की चीज़ों से आप उसे डिफरेंट चीज़ें हैं वो आगे फर्दर एलेबोरेट करेंगे, आप मोटिवेट कर सकते हैं। अब ये थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, एक्स वाई को यस के नाम से याद रख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। थ्योरी वाई, वाई वाई फॉर यस, यानी कि यस पीपल, यस पीपल को सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड, like to work hard, like to achieve goals, they have lot of ambitions, they have lot of goals and they want to achieve देयर गोल्स, ये लोग हैं। और एक्स कौन है? नो पीपल, वो कुछ भी नहीं चाहते, वो बस ढीले ढाले चल रहे हैं, फ्लो विद द वाटर, वो चलेंगे जहाँ की हवा उधर चल गए, जहाँ जिसने मोड़ दिया उधर चल गए। ये दो चीज़ें आप माइंड में रखें ताकि आपको भूले ना। अजम्पशन क्या है इसमें? आपने ये अज्यूम कर लेना है कि मोटिवेशन इज मैक्सिमाइज्ड बाय पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, इंटरेस्टिंग गोल एंड गुड ग्रुप रिलेशन। ये आपने अज्यूम कर लेना है कि जो मोटिवेशन है ना वो आप लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करें तो उनको मोटिवेशन मिलेगी। इन्वॉल्व कैसे? कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसमें उनको पार्टिसिपेट करवाएं, उनको इंटरेस्टिंग जॉब्स दें, बोरिंग ना हो। तो असाइनमेंट्स जो आप उनको दे रहे हैं या उनको कोई भी वर्कआउट दे रहे हैं उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें एलिमेंट्स हों, वो मोटिवेट रहेंगे, वो बोर होके गिव अप नहीं करेंगे। उनके ग्रुप्स हैं तो उसके अंदर रिलेशन अच्छे हों, फ्रेंडली हों, सपोर्टिव हों, एक दूसरे को लेट डाउन ना करें, करेक्टर असैसिनेशन ना करें एक दूसरे की, या किसी तरह से भी क्योंकि एनवायरनमेंट फिर इस तरह का रिजेक्ट क्रिएट हो जाता है जो सपोर्टिव नहीं होता, मेंटली आप डिप्रेस्ड हो जाते हो जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग। अच्छा जी, ये थ्योरी एक्स वाई क्लियर है आपको? तो हम फिर आगे चलते हैं, टू फैक्टर थ्योरी पढ़ते हैं। यस सर, क्लियर है। अच्छा, आगे थर्ड वन आ जाती है अर्ली थ्योरी में, हर्ट्जबर्ग की मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। टू फैक्टर हैं ये मोटिवेटर्स होते हैं, कुछ हाइजीन फैक्टर होते हैं जो आपको सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन देते हैं आपके काम की, जो आपकी सेटिस्फैक्शन बनाएंगे या जो आपकी डिससेटिस्फैक्शन बनाएंगे। सबसे पहले हाइजीन फैक्टर आ जाते हैं। हाइजीन फैक्टर्स में क्या फैक्टर आते हैं? आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एनवायरनमेंट, बाहर के फैक्टर होंगे जो आपको डिससेटिस्फाई कर सकते हैं। और मोटिवेटर्स क्या है? इंट्रिंसिक साइकोलॉजिकल फैक्टर होंगे जो आपकी जॉब की सेटिस्फैक्शन बना सकते हैं। इसको आगे फर्दर करता हूँ एक्सप्लेन। अब देखें, हाइजीन फैक्टर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर। आप एक ऑफिस में हैं या एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में हैं। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन से हैं जो आपको डिससेटिस्फाई कर सकते हैं? वर्किंग कंडीशन, बीइंग अ एम्प्लॉई अच्छी नहीं है, मतलब आपको बहुत ही गर्मी में काम करना पड़ता है तो टेम्परेचर इशू है, बहुत ही सर्दी में काम करना पड़ता है तो आपकी अटेंशन और फोकस और एनर्जी नहीं बन पाएगी दोनों तरफ से। फिर उसके अलावा अगर आप कोई इस तरह की जॉब कर रहे हैं जहां पर हेल्थ हैजर्ड्स हैं और आपको लाइफ सिक्योरिटी इक्विपमेंट चाहिए, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या आप किसी माइन में काम कर रहे हैं, तो आपको वो इक्विपमेंट अगर नहीं होगी तो लाइफ थ्रेट होगा, तो जिसकी वजह से आप अपनी जॉब की तरफ एनर्जी नहीं रख पाओगे
आप मोटिवेट नहीं रह पाओगे। फिर आपके जो इर्द गिर्द फेलोज हैं ना, दे आर वेरी नेगेटिव पर्सन, मेंटेलिटी उनकी नेगेटिव, हर बात में कीड़े निकालना, हर बात सिचुएशन को एक्सेलरेट करना, लेग पुलिंग करना, और दे आर समथिंग लाइक क्रिंकी पीपल। तो वो एक इन्वायरमेंट ही ऐसा बना देते हैं जिसमें लर्निंग या मोटिवेशन पॉसिबल नहीं होती, तो आप डिससेटिस्फाई होते हो। तो ये बाइट के कुछ फैक्टर होते हैं जो हाइजीन फैक्टर कहलाते हैं, आपकी डिससेटिस्फाई करते हैं। मोटिवेटर्स क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्टर है। डेफिनेटली अगर आपको कोई प्रेज करता है, आपकी अचीवमेंट पे रिवार्ड देता है, आपको रिकग्निशन देता है, आपको सैलरी अच्छी कर देता है, आपकी जो सी है कोई किसी तरह से भी एडवांसमेंट करता है, तो वो आपके मोटिवेटर्स हैं। उससे आपका एनर्जी लेवल अप होगा, आप परफॉर्मेंस में भी अच्छे होंगे। तो वो जो बेसिकली थ्योरी एक्स वाले हैं ना, उनके लिए ये सारी चीज़ें आपने करनी है, मोटिवेटर्स ढूंढ के उनको जो सूट करते हैं। जिस तरह टाइटल वो देखा होगा आपने कुछ जगह पे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, कि ये महीने का जी ये रिवार्ड मिल गया, एक कागज या एक सर्टिफिकेट ट्रॉफी दे दी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। तो ये एक मोटिवेटर है, और कुछ क्या है कि उसको एनर्जी मिलेगी, वो और काम करेगा, और उसके साथ उसके जो फेलोज हैं उनको भी एनर्जी मिलेगी, यार नेक्स्ट मंथ आई विल विन दैट अवार्ड एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। तो ये किस्म का बेस्ट एग्जांपल है मोटिवेटर्स की। अच्छा जी, अब वो कहता है जी, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन व्हाई जॉब सेटिस्फैक्शन डज नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज परफॉर्मेंस। के भी जॉब सेटिस्फैक्शन भी है, लेकिन आपका रिजल्ट फिर भी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं हो रही। अब उसको एलैबोरेट कर रहा है, द ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नॉट डिससेटिस्फैक्शन बट रेदर नो सेटिस्फैक्शन। कि जो सेटिस्फैक्शन है उसका ऑपोजिट ये नहीं है कि आप डिससेटिस्फाई हो, हाँ उसका अपोजिट ये ज़रूर है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो। इसको फर्दर आगे इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हस्बैंड के बढ़ते हैं। पहले तो ये वो बता रहा है अब आपको फैक्टर के मोटिवेटर्स क्या हैं, हाइजीन फैक्टर क्या है। मोटिवेटर्स एक्सट्रीमली सेटिस्फाई और हाइजीन फैक्टर एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाई। अच्छा जी, मोटिवेटर अचीवमेंट, आप कुछ अचीव करते हो तो आपके अंदर कोई फीलिंग, यस फीलिंग आती है कि या यस आई डिड दिस, इस तरह की आप मोटिवेट होते हो। रिकग्निशन मिलती है आपको, यानी कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रिकग्निशन, सेमिनार में आपकी क्लैपिंग करवा दी, रिकग्निशन। आप खुद से अगर काम चीज़ें ठीक करते हो वो भी मोटिवेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मोटिवेशन है, एडवांसमेंट कोई आ जाती है, आपको अच्छा लैपटॉप अच्छी गाड़ी मिलेगी, मोटिवेशन। आपकी ग्रोथ होगी, सैलरी बढ़ा दी, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ा दी, ये ग्रोथ में आएंगे तो आप मोटिवेशन। इन चीज़ों से आप एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हो, अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो। हाइजीन फैक्टर क्या है? सुपरविजन जी, आपका जो सुपरवाइजर है वो हो सकता है आपके साथ उसका बिहेव अच्छा ना हो, आप डिससेटिस्फाई हो। कंपनी पॉलिसी जो सी है वो रिजल्ट किस्म की है, वो आप डिससेटिस्फाई, अच्छी है तो सेटिस्फाई। रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, वही ऊपर वाली बात। वर्किंग कंडीशन बताया कि बहुत गर्मी में काम करना पड़ रहा है तो कूलिंग सिस्टम नहीं है, या बहुत सर्दी में काम करना पड़ रहा है तो हीटिंग सिस्टम नहीं है। सैलरी बहुत लो है, ये आपको डिससेटिस्फाई करेगा। आपके रिलेशनशिप विद पीयर्स, पीयर्स बोलते हैं कि आपके जो कलीग्स होते हैं एक ही लेवल के आपके एम्प्लॉय, उनके साथ लड़ाई झगड़ा रहता है, आप डिससेटिस्फाई हो गए। आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हैं, मतलब मैरिड हैं तो बीवी से नहीं बढ़ रही, अनमैरिड हैं तो गर्लफ्रेंड से नहीं बढ़ रही, या कुछ और पर्सनल लाइफ के इशू हैं तो आप डिससेटिस्फाइड हो गए। रिलेशनशिप विद सबॉर्डिनेट्स, आपके जो उनसे सबॉर्डिनेट्स हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके कोई रवैया बुरा है, या जिस तरह से भी सबॉर्डिनेट बोलते हैं जो आपके नीचे मातहत काम कर रहे हैं वो। तो आपका स्टेटस, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपको जो इनसिक्योर फील करेंगे, स्टेटस आप देखेंगे कि अप टू डेट नहीं है, तो ये चीज़ें आपको डिससेटिस्फाई करेंगी। ये मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर है। अच्छा जी, वो कहता है कि जो एक ट्रेडिशनल व्यू था हमारा पहले कि हाँ जी ये बंदा सेटिस्फाई है, ये डिससेटिस्फाई, यहाँ आप ये कहते थे हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, डिससेटिस्फाई। और जो हैसबर्ग ने ये थ्योरी दी है मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर, उसका क्या व्यू है? मोटिवेटर्स में वो कहता है या तो आप सेटिस्फाई होगे या आप सेटिस्फाई नहीं होगे। कहने का मतलब ये कि ये जो मोटिवेटर्स हैं
आपको अचीवमेंट मिलेगी तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे, अगर नहीं मिलेगी तो आप सेटिस्फाई नहीं होगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल डिससेटिस्फाई हो जाओगे। मोटिवेटर्स में या तो सेटिस्फेक्शन होगी या नहीं होगी। लेकिन पहले क्या होता था कि दो स्ट्रीम लाइन थी, सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन। उसने इस पे रिसर्च की, साइकोलॉजिकली उसने ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ा, फिर उसने ये थ्योरी बनाई कि जो मोटिवेटर्स हैं जिसमें आपकी एडवांसमेंट, ग्रोथ है और ये चीज़ें हैं, ये मिलने से या तो आप सेटिस्फेक्शन मिलती है या नहीं मिलती। और जो हाई जीन फैक्टर है उससे या तो आप डिससेटिस्फाई नहीं होते या फिर डिससेटिस्फाई होते हो। ये दो अलग अलग उसने कैटेगराइज कर दी। इसकी स्पेसिफिकली अगर समझ नहीं आई तो वो बताए। ये ट्रेडिशनल व्यू और हैसबर्ग की व्यू। अच्छा जी। सर हाइजीन वाले फैक्टर्स का थोड़ा सा बता दें। वो कहता है कि पहले एक ये थ्योरी डेवलप होने से पहले ये होता था कि एक बंदा है वो कह रहा है कि जी यहाँ आप एक बंदे को कह रहे हो कि यार ये सेटिस्फाई है और दूसरे को कह रहे हो डिससेटिस्फाई। वो कहता है ऐसा नहीं होता, दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होते हैं मोटिवेटर, दूसरे होते हैं हाइजीन फैक्टर। ठीक है, अगर इसको हम प्रीवियसली जाए ऊपर तो वो ये लिस्ट आउट किया मोटिवेटर्स को, ये हाइजीन फैक्टर को लिस्ट आउट किया। इससे अगर और ऊपर स्लाइड पे जाएं, जो यहाँ पे मैंने पढ़ा था आपको बताया था, वो कहता है कि जी जो सेटिस्फैक्शन है उसका ऑपोजिट डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन नो सेटिस्फैक्शन जरूर है। यानी कि सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट नो सेटिस्फैक्शन है और डिससेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट नो डिससेटिस्फैक्शन। और यहाँ पे वो प्रूव कर रहा है कि जो मोटिवेटर्स हैं उससे या तो आप सेटिस्फाई होगे और या आप सेटिस्फाई नहीं होगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिससेटिस्फाई होगे। और जो हाई स्ट्रेन फैक्टर है उससे आप या तो डिससेटिस्फाई होगे या नो डिससेटिस्फाई होगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाइजीन फैक्टर से आप सेटिस्फाई होगे। इसने इनको कैटेगराइज किया है, अलग किया है, ये एक लॉजिकल बेस बनाई है उसने। क्लियर है? पर अगर सर मतलब सेटिस्फाई नहीं होंगे, मतलब डिससेटिस्फाई नहीं होंगे उससे, तो फिर वो क्या होंगे? वो किस मतलब आ जाता है? अब ये देखो, सैलरी है, ठीक है, सैलरी क्या है? हाइजीन फैक्टर। अब वो कहता है कि सैलरी एक ऐसा फैक्टर है, अब सैलरी की बात कर लें, सैलरी लो है तो ये बंदा डिससेटिस्फाई है, और सैलरी लो नहीं है, ठीक है सैलरी, तो ये डिससेटिस्फाई नहीं है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि ये हाईली सेटिस्फाई है, उसके फिर भी कोई ना कोई चीज़ चाहिए सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो है मोटिवेटर्स। ये चीज़ें सेटिस्फाई करेंगी उसको, अकेला पैसा नहीं करेगा। पैसे से उसको कम मिल रहा है तो वो डिससेटिस्फाई है, और अगर पैसा उसकी ज़रूरत के मुताबिक मिल रहा है तो ठीक है, वो डिससेटिस्फाई नहीं है। लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन को इनहेंस करने के लिए उसको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, वर्किंग कंडीशन नहीं चाहिए, रिलेशनशिप सुपरवाइजर नहीं चाहिए, कंपनी पॉलिसी नहीं चाहिए, उसको सबॉर्डिनेट्स का रिलेशनशिप नहीं चाहिए, उसको ये हाइजीन फैक्टर नहीं चाहिए। उसकी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए उसको अचीवमेंट दो, वो अचीवमेंट करे, वो जिंदगी में कुछ अचीव करे तो वो मोटिवेट होगा। उसको रिकग्नाइज करो तो वो मोटिवेट होगा। उसको सेल्फ रिकग्नाइज जब आप किसी को करते हो तो रिस्पेक्ट देते हो, उसको वो खुद से काम करेगा तो मोटिवेट होगा। ये नहीं है कि उसको कोई हेल्प आउट करता रहे, हेल्प आउट वर्किंग कंडीशन हेल्प कर रही है ना, तो वो तब तक सेटिस्फाई नहीं होगा जब वो वर्क इटसेल्फ नहीं करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस क्रिएट नहीं होगी तो वो मोटिवेट नहीं होगा। एडवांसमेंट नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी। ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं, आपको सेटिस्फाई करती हैं मोटिवेटर्स। लेकिन इनके ना होने से मोटिवेटर्स के ऐसा नहीं है कि आप डिससेटिस्फाई हो जाओ। और इसी तरह हाइजीन फैक्टर आपको डिससेटिस्फाई की सेंस खत्म कर देते हैं, लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि ये आपको सेटिस्फाई कर देंगे। न्यूट्रल रहो, न्यूट्रल होती है ना एक स्पेस, यही तो मैं बता रहा है कि एक ट्रेडिशनल व्यू होता था सेटिस्फाई डिससेटिस्फाई, उसके दरमियान में उसने एक सिचुएशन दे दी कि भाई बंदा न्यूट्रल भी होता है, ना वो सेटिस्फाई होता है ना डिससेटिस्फाई होता है। हजारों दफा जिंदगी में आपसे लोगों ने क्वेश्चन पूछा होगा कैसे हो, बस ठीक। अब बस ठीक का मतलब क्या है? देयर आर नथिंग
आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत चिल और एक्साइटेड हो, और आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी नहीं है जो बड़ा सारो बेस करता हो, परेशानी का हो, बस न्यूट्रल हो। तो यही है कि सेटिस्फाई डिससेटिस्फाई उसने क्या पहले होता था, अब होगा या तो सेटिस्फाई होगा या नो सेटिस्फेक्शन, या डिससेटिस्फेक्शन या नो सेटिस्फेक्शन। और ये बिटवीन द हाइजीन और मोटिवेट फैक्टर्स हैं, इसके दरमियान में हो तो बस सो गुड गुड, ना ही आप सेटिस्फाई ना डिससेटिस्फाई, ये चीज़ है। इसको थोड़ा सा रिकॉल करोगे ना तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। कल हम कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे, तो once again I personally recommend you this chapter motivation and coming next leadership, इसको मिस मत कीजिएगा। ये आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिकल लाइफ दोनों के लिए। तो बाकी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। No, sir. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जिस तरह आज अटेंडेंस है, होपफुली नेक्स्ट भी ऐसे ही रहेगी, अदरवाइज यू विल लूज योर सेशनल मार्क्स एज वेल एज यू मे बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द कॉलेज। ओके, अल्लाह हाफिज़।